मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में शारीरिक शिक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग और श्रव्य और दृश्य सामग्री का उपयोग कैसे होता है इसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। शारीरिक शिक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग प्रत्येक विषय के शिक्षण को उस अवस्था में सार्थक माना जाता है जब उसके द्वारा छात्रों को अस्थायी अधिगम प्राप्त होता है। अस्थायी अधिगम के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को रुचिपूर्ण शिक्षण प्रदान किया जाए। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग हर छात्र को रुचिपूर्ण शिक्षण प्रदान करने का काम करता है। रुचिपूर्ण शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो। प्रभावी शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग की अनिवार्यता को प्रत्येक विषय के शिक्षण में स्वीकार किया गया है। शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रयोग अच्छे से होगा तो छात्रों को रुचिपूर्ण शिक्षण प्रदान किया जाएगा। हर विषय में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग होता है। प्रभावी शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिकों द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए प्रयोग की अनिवार्यता को प्रत्येक विषय के शिक्षण में स्वीकार किया गया है। वित्तजनों का मानना है कि प्रत्येक विषय के शिक्षण को शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के अभाव में सार्थक एवं प्रभावपूर्ण नहीं बनाया जा सकता। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर शारीरिक शिक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया गया है। शारीरिक शिक्षा में भी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया गया है। शारीरिक शिक्षा को रुचिपूर्ण एवं बोधगम्य बनाने में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग वर्तमान समय में व्यापक रूप से किया जा रहा है। शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रयोग वर्तमान समय में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर स्कूल में शिक्षण सामग्री का प्रयोग होता है जिसमें छात्र रुचिपूर्ण अपना शिक्षा को ग्रहण कर सके। उसमें सीखने में भी सरलता आएगी और शिक्षा में को रुचिपूर्ण एवं बोधगम्य भी बनाया जा सकता है, क्योंकि शिक्षण अधिगम सामग्री की वह मूल आधार है। शिक्षण अधिगम सामग्री का मूल आधार क्या है? उसकी सभी सामग्रियाँ जो नीरस विषय को भी रोचक बनाती है। जो कोई भी चैप्टर ऐसा हो, किसी भी विषय में कोई भी चैप्टर ऐसा हो जो बच्चों को इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर उसको हम विषय अधिगम शिक्षण सामग्री से हम भी विभिन्न प्रकार का उसको उस चैप्टर को रोचक बना सकते हैं, इंटरेस्टेड बना सकते हैं, जिससे बच्चा अपना अच्छा शिक्षा को ग्रहण कर सके। शारीरिक शिक्षा में जिन प्रमुख शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, शारीरिक शिक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग में श्यामपट्ट फर्स्ट आया। श्यामपट्ट हर कक्षा में होता है। श्यामपट्ट के बिना पढ़ाई असंभव है। श्यामपट्ट नहीं होगा तो क्लास नहीं होगी। श्यामपट्ट को शिक्षक के मित्र एवं प्रमुख सहयोगी के रूप में माना जाता है। वह शिक्षक का मित्र है। श्यामपट्ट क्या है? शिक्षक का मित्र है, वह प्रमुख सहयोगी है। श्यामपट्ट के प्रयोग से एक शारीरिक शिक्षक अपनी विषय वस्तु को उचित रूप से प्रस्तुत कर सकता है। शारीरिक शिक्षक विभिन्न प्रकार के खेलों के वर्णन एवं उनके प्रकारों का वर्णन श्यामपट्ट पर प्रदर्शित कर सकता है, जिससे छात्र सार रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में उसे लिख सकते हैं। श्यामपट्ट पर विभिन्न प्रकार के आसनों के चित्र बनाकर छात्रों को शारीरिक शिक्षा की विषय वस्तु को प्रदर्शित किया जाता है और विभिन्न प्रकार के खेलों की माप के संदर्भ में भी श्यामपट्ट का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। हमें इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि शारीरिक शिक्षा
शिक्षण में शारीरिक शिक्षा व्यापक रूप से श्यामपट्ट का प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं रोचक बना सकता है। चौक का प्रयोग श्यामपट्ट पर लेखन कार्य के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के रंगीन चौकों का प्रयोग शारीरिक शिक्षा के शिक्षक द्वारा चित्रों के निर्माण में तथा मुख्य विषय वस्तु को प्रभावपूर्ण रूप में प्रदर्शित करने में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि श्यामपट्ट चाक एक दूसरे की पूरक सामग्री है। श्यामपट्ट और चौक एक दूसरे की सामग्री है। श्यामपट्ट नहीं होगा तो चौक से हम किसमें लिखेंगे? ये एक दूसरे के मित्र हैं। एक दूसरे के अभाव में इनका प्रयोग एवं अस्तित्व सार्थक रूप में संभव नहीं हो सकता है। अगर इसमें से श्यामपट्ट और चौक एक भी चीज नहीं होगी तो वहां पर हम शिक्षा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड होगा, चौक नहीं होगी तो भी हम कैसे लिखेंगे? अगर चौक होगी और क्लास में ब्लैक बोर्ड नहीं होगा तो भी हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, जिसमें हमारा शिक्षा अच्छी नहीं होगी। फिर है डस्टर। डस्टर आपने देखा ही होगा, हर क्लास में डस्टर होता है। डस्टर का काम क्या करता है? डस्टर का और श्यामपट्ट को साफ करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण या कपड़े से लिया जाता है। डस्टर भी एक सामग्री का एक उपकरण है जो श्यामपट्ट को मिटाने के लिए काम आता है। श्यामपट्ट का प्रयोग जब होगा तो डस्टर की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होगी। अगर श्यामपट्ट है तो उसको हमने लिख दिया, फिर उस पर मिटाने का काम कौन करता है? डस्टर, जो जिसकी आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती है। शारीरिक शिक्षक जब श्यामपट्ट पर किसी चित्र का निर्माण करता है तो उसको शुद्ध एवं उचित रूप से निर्मित करने के लिए डस्टर का प्रयोग करता है। जैसे किसी रेखा को पतला करना है तथा मैदान की अशुद्ध माप को शुद्ध लिखने के लिए डस्टर द्वारा साफ करके शुद्ध लिखा जा सकता है। इसका प्रयोग शारीरिक शिक्षक द्वारा बार बार एवं व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। श्यामपट्ट के उचित प्रयोग में डस्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डस्टर का प्रयोग श्यामपट्ट में किया जाता है। मेज, फिर नेक्स्ट आया मेज, टेबल। शारीरिक शिक्षा का शिक्षक मेज को भी शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रयोग करता है। शारीरिक शिक्षा में मेज को भी शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग आता है। मेज के आकार के आधार पर वह खेल के मैदान के आकार को प्रदर्शित कर सकता है। कबड्डी के मैदान का आकार किस प्रकार का होता है? छात्रों को मेज पर उचित प्रकार से लिखने की विधि बताकर भी वह उसको रुचिपूर्ण एवं प्रभावी उपयोग कर सकता है। इस प्रकार मेज का प्रयोग शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर है कुर्सी, चेयर। शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से कुर्सी का उपयोग शारीरिक शिक्षक छात्रों को उचित आसन के प्रयोग के संबंध में ज्ञान कराकर करता है। शारीरिक शिक्षा में आसनों के उचित प्रयोग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। छात्रों में अनुचित रूप से बैठने के कारण अनेक शारीरिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षक छात्रों के समक्ष उचित ढंग से बैठकर छात्रों को कुर्सी पर बैठने की शिक्षा प्रदान कर सकता है। इस प्रकार कक्षा के सभी छात्र कुर्सी पर उचित आसन में बैठ सकते हैं तथा अनेक प्रकार की शारीरिक विकृतियों से बचाव कर सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि शारीरिक शिक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में कुर्सी का प्रयोग भी अनिवार्य रूप से स्वीकार किया गया है। फिर आया चूना पाउडर। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक कार्य की दृष्टि से चूना पाउडर का भी महत्वपूर्ण स्थान है।
इसके माध्यम से विभिन्न शारीरिक शिक्षा संबंध की क्रियाओं में सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। दौड़ की प्रतियोगिता के समय चूना पाउडर के माध्यम से छात्रों के दौड़ने के मार्ग को निश्चित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, उसकी बाउंड्री बना दी जाती है। कबड्डी के खेल में प्रतिभागियों के लिए सीमाओं का निर्धारण चूना पाउडर के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार अनेक प्रकार की शारीरिक प्रतियोगिता में भी चूना पाउडर का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। रंग, कलर, रंग भी शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सहायक सामग्री है। इसका प्रयोग शारीरिक शिक्षा, शिक्षण एवं प्रायोगिक कार्य दोनों रूपों में किया जाता है। खेलों में इसका प्रयोग महत्वपूर्ण स्थान को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। हॉकी के खेल में पेनल्टी, कॉर्नर एवं गोल रक्षक सीमाओं को विभिन्न प्रकार के रंगों से प्रदर्शित किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा शिक्षण में रंगों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के शारीरिक शिक्षा संबंधी चित्रों एवं प्रतिमानों के निर्माण में किया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि शारीरिक शिक्षा के शिक्षण एवं प्रयोगात्मक पक्ष दोनों में रंगों का प्रयोग व्यापक एवं अनिवार्य रूप से किया जाता है। फिर आ गया रस्सी, रोप। रस्सी का प्रयोग मुख्य रूप से शारीरिक शिक्षा के प्रयोगात्मक पक्ष में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के खेलों में रस्सी के माध्यम से सीमा का निर्धारण किया जाता है। क्रिकेट के खेल में चौका एवं छक्के का निर्धारण मोटी रस्सी को गोलाकार रूप में फैलाकर उसकी सीमा निर्धारण करके किया जाता है। फिर है द्वितीय रूप में रस्सी का प्रयोग एक खेल के रूप में किया जाता है। रस्सी कूद कहते हैं जिससे छात्र एवं छात्राएं मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक रूप से सुदृढ़ता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा के प्रयोगात्मक पक्ष में रस्सी का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। फिर है फीता। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में फीता का प्रयोग प्रयोगात्मक एवं सैद्धांतिक दृष्टि से किया जाता है। प्रयोगात्मक पक्ष में इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के खेलों के मैदान की माप के लिए किया जाता है। इसके द्वारा मैदान की माप का निर्धारण सफलतापूर्वक किया जाता है। शिक्षण में इसका प्रयोग मैदान की माप की दृष्टि से छात्रों को उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कबड्डी के मैदान की माप मीटर एवं फुट में छात्रों को लिखवाना एवं क्रिकेट की पिच की लंबाई को छात्रों को मीटर एवं फुट में लिखवाना आदि। फीता के द्वितीय प्रकार का प्रयोग खेलों के उद्घाटन एवं दौड़ आदि में प्रथम स्थान के निर्धारण के लिए किया जाता है। फिर है सीटी। सीटी का प्रयोग शारीरिक शिक्षा के सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक पक्ष से संबंधित है। प्रयोगात्मक पक्ष में इसका प्रयोग खेलों के नियंत्रण एवं प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। हॉकी के खेल में एवं पीटी कराते समय इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। सीटी के प्रयोग से खेलों का संचालन कुशलतापूर्वक किया जाता है। सीटी शारीरिक शिक्षा शिक्षक का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके द्वारा अपने उत्तरदायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वाह करता है। सैद्धांतिक प्रयोग में शारीरिक शिक्षक छात्रों को इसके संकेत एवं प्रयोग के बारे में बताता है कि किस खेल में सीटी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। जैसे 1 सीटी बजाने, 2 सीटी बजाने एवं 3 सीटी बजाने का क्या अर्थ होता है। इस प्रकार सीटी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण एवं सार्थक स्थान रखती है। अगर कोई टीचर्स का पूरा स्टाफ बैठा हो 10-12 जने, इसके अंदर एक भी टीचर्स के पास गले में सीटी लटकी हुई होती है तो हर इंसान ये जान लेता है कि यह शारीरिक शिक्षक है। गेंद शारीरिक शिक्षा की आत्मा है। इसके अभाव में शारीरिक शिक्षा में अधूरापन रहेगा क्योंकि खेलों का संबंध सामान्यतः गेंद से होता है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस
ये सभी। गेंद का प्रयोग सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक पक्ष दोनों में ही रहता है। सैद्धांतिक पक्ष में शारीरिक शिक्षा शिक्षक छात्रों को विभिन्न प्रकार के खेलों में प्रयुक्त होने वाली गेंद के रंग, रूप, वजन के बारे में ज्ञान कराता है। गेंद में सामान्य रूप में कितनी हवा होनी चाहिए इसका ज्ञान कराता है। क्रियात्मक पक्ष में इसका प्रयोग खेलों को संपन्न करने में किया जाता है। गेंद के अभाव में विभिन्न प्रकार के खेलों का संपन्न होना संभव नहीं है। अतः शारीरिक शिक्षा शिक्षक गेंद का प्रयोग शारीरिक शिक्षा के शिक्षण एवं प्रयोगात्मक पक्ष दोनों में व्यापक रूप से करता है। फिर है कहानी एवं खेल पुस्तक। कहानी एवं खेल साहित्य का शारीरिक शिक्षा शिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह शारीरिक शिक्षा शिक्षण की सबसे प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है जो शिक्षण की प्रभावशीलता एवं अधिगम के स्थायित्व में वृद्धि करती है। कहानियों में शारीरिक शक्ति एवं स्वास्थ्य के उचित प्रयोग को प्रदर्शित किया जाता है, जिससे छात्रों में यह भावना जागृत होती है कि हम भी शारीरिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को स्वस्थ बनाने एवं समाज, राष्ट्र एवं परिवार के विकास में सहयोग करें। खेलों का प्रयोग भी स्वस्थ मनोरंजन एवं स्वस्थ शरीर की अवधारणा का आधार होता है। खेल पुस्तकों के माध्यम से शारीरिक शिक्षा शिक्षक छात्रों को विभिन्न खेलों के स्वरूप एवं महत्व से परिचित कराता है, जिससे छात्र खेलों में रुचि लेने लगते हैं। छात्रों में खेलों के प्रति रुचि जागृत होने से शारीरिक शिक्षा शिक्षण का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षण में कहानी एवं खेल पुस्तकों के माध्यम से शारीरिक शिक्षा शिक्षा प्रभावशीलता एवं रोचकता उत्पन्न कर सकता है। शारीरिक शिक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है तथा एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग क्यों आवश्यक है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के अभाव में शारीरिक शिक्षक अपने शिक्षण दायित्व एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के अभाव में शारीरिक शिक्षक अपने शिक्षण दायित्व एवं प्रयोगात्मक दायित्व का उचित निर्वाह नहीं कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। फिर है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री में क्या क्या आएगा? चलचित्र, नाटक, टेलीविजन, ये सभी। चलचित्र सामान्य जनता के लिए यह मनोरंजन का माध्यम है जिसे सिनेमा के नाम से जाना जाता है, किंतु शैक्षिक दृष्टि से मनोरंजन के साथ साथ यह शैक्षिक प्रक्रिया की संपूर्ति का अपूर्व साधन है। इसके माध्यम से अनुरचनात्मक वातावरण में कठिन से कठिन ज्ञान को बड़ी सरलता से, शीघ्रता से तथा अस्थायी रूप से दिया जा सकता है। चलचित्र के माध्यम से दूरस्थ परिस्थितियों को भी इसी स्वरूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। शिक्षण एक प्रभावशाली साधन है, परंतु अत्यंत महंगा होने के कारण इसका उपयोग व्यापक रूप पर नहीं किया जा सकता है। शिक्षण के विभिन्न सोपान, स्वयं की तैयारी, प्रदर्शन कक्ष की तैयारी, छात्रों की कक्षा की तैयारी, चलचित्र प्रदर्शन, निष्कर्ष एवं अनुमान। चलचित्र की उपयोगिता, आजकल इसका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। महानगरों में इसका प्रयोग शिक्षण के लिए भी किया जाने लगा है। चलचित्र की उपयोगिता में मूर्त विचार, वस्तु स्थिति, घटना आदि से संबंध विषय वस्तु को सरलतापूर्वक पढ़ाया जा सकता है। कई विषय के पाठक बिंदुओं को भी स्पष्ट किया जा सकता है। कई बाल चलचित्रों के माध्यम से बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण, नैतिकता, चारित्रिक विकास तथा नागरिक गुणों का विकास भी किया जाना संभव हो सकता है।
शिक्षण के उद्देश्य की संपूर्ति में इसका प्रयोग उपयोगी रहता है, परंतु उपयोग के समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रदर्शित किया जा रहा चलचित्र शिक्षार्थियों के ज्ञान में वृद्धि कर रहा है। मात्र उसका मनोरंजन नहीं, बल्कि इसके माध्यम से कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले की आवाज के साथ साथ इसकी सजीव गतिविधियां भी प्रदर्शित की जाती है। यह रेडियो का सुधरा रूप है। इस प्रकार यह सामग्री रोचक साधन है। छोटी छोटी फिल्में नेहरू, गांधी, नामदेव, भारत की खोज, हरिश्चंद्र, प्रकृति, पर्यावरण, जल प्रदूषण, पर्वत, नदियाँ, वन संरक्षण, वन्य जीव आदि पर दिखाई जाती है। इस सजीव फिल्मों से बालक प्रकृति, पर्यावरण, समाज एवं संस्कृति के बारे में अवगत होते हैं। फिर है नाटक। ऐतिहासिक प्रकरणों को इस उद्बोधन सामग्री द्वारा अत्यंत रोचक एवं बोधगम्य रूप से समझाया जा सकता है। कठिन पर्यावरणीय अध्ययन के संप्रत्यों को नाटक के रूप में बोधगम्य एवं सरल बनाया जा सकता है। प्राथमिक कक्षाओं में नाटक अधिक जटिल न होकर केवल वार्तालाप या कथोपकथन के रूप में प्रस्तुत करना उपयुक्त रहता है। नाटक की उपयोगिता अभिनय तथा नाटकीयकरण मदद की पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाती है। शिवाजी, महाराणा प्रताप, अशोक, हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, नेहरू जी आदि के कार्यकलापों को अभिनय नाटक द्वारा प्रयुक्त करने से वे मूर्त रूप से बालक के मस्तिष्क में स्थान पाते हैं। नाटक शिक्षण की रोचक विधि है। इसका प्रयोग सुविधानुरूप शिक्षण को अवश्य कराना चाहिए। विस्तार पूर्वक इस विधा के गुणों के बारे में नाटकीकरण अभिनय विद्या में बताया गया है। प्राथमिक कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग करते समय यह सावधानी बातों का ध्यान रखा जा सकता है। ऐतिहासिक पात्रों के अनुसार छात्रों में से उपयुक्त विद्यार्थियों का चयन किया जाए। फिर है चयन के बाद अभिनय के संवाद याद करने के लिए प्रेरणा दी जाए। पात्रानुकूल उपयुक्त वेशभूषा रखी जाए और विद्यालय इसकी व्यवस्था करे। रंगमंच की साज सज्जा उपयुक्त हो। रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण से पूर्व तैयारी करा ली जाए ताकि प्रस्तुतिकरण सही हो सके। कठपुतली प्रदर्शन द्वारा भी विभिन्न प्रदेशों के रहन सहन, संस्कृति तथा पारस्परिक प्रेम के बारे में बोध होता है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने इसे प्राथमिक स्तर पर समस्त विद्यार्थियों में भी लागू किया था, परंतु कठपुतली विशेषज्ञों के अभाव में सभी विद्यालयों में इसका प्रयोग सार्थक नहीं बन पाया। मतलब कठपुतली प्रदर्शन करके भी बच्चों छात्रों को शिक्षा ग्रहण कर ली जाती है। कठपुतलियों में उनके शिक्षा के अंतर्गत ही जो आए हुए टॉपिक है उनको कठपुतली के माध्यम से भी उनको समझाया जाता है। भाषा शिक्षण हस्तकला हेतु इसका प्रयोग उपयोगी रहा है। लोक संस्कृति एवं शिक्षा हेतु यह श्रेष्ठ विद्या है। राजस्थान में इसका प्रशिक्षण भारत लोक कला मंडल उदयपुर के तत्वाधान में संचालित गोविंद शैक्षिक कठपुतली प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाता है। कठपुतली प्रदर्शन कार्यक्रम से संबंधित परिसंवाद बनाना कुछ कठिन अवश्य है, परंतु शिक्षकगण परस्पर मिलकर सहकारी भाव से इसकी अच्छी रचना कर सकते हैं। टेलीविजन यह यद्यपि शिक्षण का एक प्रभावशाली साधन है, परंतु अत्यंत महंगा होने के कारण इसका उपयोग व्यापक रूप स्तर पर नहीं किया जा सकता है। यद्यपि आजकल इसका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका लाभ यह है कि इसके माध्यम से कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले की आवाज़ के साथ साथ उसकी सजीव गतिविधियों भी प्रदर्शित होती है। इस प्रकार रेडियो का सुधार रूप है। इसके माध्यम से फिल्म भी दिखाई जाती है। महानगरों में इसका प्रयोग शिक्षण के लिए किया जाने लगता है। टेलीविज़न स्कूलों में भी आजकल हर गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में भी टेलीविज़न रखा गया है, जिसमें टेलीविज़न चला के साप्ताहिक में 1-2 बार टेलीविज़न का प्रयोग करके बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। योग के बारे में समझाया जाता है। बच्चों के स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा के बारे में अपन कैसे स्वस्थ रहें,
क्या खाना चाहिए, ये सभी जानकारियाँ हम टेलीविज़न के माध्यम से जानकर सकते हैं। फिर है टेलीविज़न में बड़े बड़े आजकल प्रोजेक्टर आ गए हैं। हर स्कूलों में आजकल प्राइवेट स्कूलों में प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई की जाती है और बच्चा अच्छा से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। महानगरों में इसका प्रयोग शिक्षण के लिए भी किया जाने लगा। बड़े बड़े महानगरों सिटियों में क्या होता है, एक प्रोजेक्टर बड़ी सी टीवी एलईडी लगाई जाती है, प्रोजेक्टर होता है और टेलीविज़न के माध्यम से भी उनको पढ़ाई कराई जाती है। बड़े बड़े प्रोजेक्टर बनाए जाते हैं जिससे स्क्रीन पर उन बच्चों को दिखाया जाता है और उनमें शिक्षा दी जाती है। ये सभी काम टेलीविज़न के माध्यम से होते हैं। टेलीविज़न के लाभ एवं उपयोगिताएं। टेलीविज़न से क्या लाभ है? ये दृश्य श्रव्य समन्वित शिक्षण सहायक सामग्री है। ये देखने में भी काम आता है, सुनने में भी काम आता है। ये रेडियो का विकसित रूप है। ये रेडियो के बाद इसका बड़ा रूप है। इसमें रेडियो कार्यक्रम के ध्वनि प्रसारण के साथ कार्यक्रम का चित्रण प्रसारण भी हो जाता है। जैसे रेडियो में बहुत से कार्यक्रम आते हैं पर हम उसको देख नहीं सकते हैं, खाली सुन सकते हैं, पर टेलीविज़न में उस कार्यक्रम को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। फिर है रेडियो पाठों को दूरदर्शन पर दिखाया जाता है। दूर एवं गहराई अथवा सूक्ष्म वस्तुओं के बारे में प्रदर्शन संजीव एवं सुलभ होती है। ये रेडियो का विकसित रूप है जिसमें रेडियो कार्यक्रमों के ध्वनि प्रसारण के साथ साथ कार्यक्रम का चित्रण प्रसारण भी होता है। फिर है उद्योतन सामग्री के उपयोग के समय ध्यातव्य बिंदु। सहायक सामग्री उपयोगी एवं सार्थक बन सके इसके निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। विषय के अनुरूप सहायक सामग्री उद्योतन सामग्री का चयन करना चाहिए। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें विषय के अनुरूप सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ऐसी सामग्री का चयन करना चाहिए जो अर्थपूर्ण हो, जो काम आए, उसको सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। पाठ के अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति हमें होनी चाहिए। इसका ध्यान सामग्री प्रयोग में रखना चाहिए। यह शिक्षक के सहायक के रूप में है। यह शिक्षक का एक दोस्त है, उसका सहायक है। इसका प्रयोग करते समय यही मुख्य न बन जाए, इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है। चयनित सामग्री का प्रयोग शिक्षक को करना आना भी चाहिए। छात्र के मानसिक स्तर के अनुसार इसका चयन एवं प्रयोग करना चाहिए। सहायक सामग्री के प्रयोग हेतु उचित सम्मान की व्यवस्था करनी चाहिए। पाठों के विभिन्न चरणों, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, विकास आदि में से कहाँ इसे प्रयोग किया जाता है, इसका निश्चित करके फिर सहायक सामग्री का चयन करना चाहिए। फिर सहायक सामग्री के उपयोग के लिए छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। सहायक सामग्री का जब प्रयोग करते हैं तो छात्रों को मानसिक रूप से हमें उनको जानकारी देनी चाहिए। यह वास्तविक का बोध कराने वाली हो अथवा लगभग वस्तु से मिलती जुलती होनी चाहिए। यह विशेष भट्टी तथा तड़क भड़क वाली भी नहीं होनी चाहिए। जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस वस्तु से मिलती जुलती होनी चाहिए सहायक सामग्री। सहायक सामग्री कक्षा के आकार के अनुसार होनी चाहिए। कक्षा का सहायक सामग्री कक्षा की क्लास बड़ी हो तो हमें जैसे टेलीविजन लगानी है तो हमें बड़ी चीज़ लगानी चाहिए, जिससे हमें कमरे और क्लासरूम का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कक्षा का आकार कैसा है, छोटा है तो उसमें छोटी चीज़ें लगा के बच्चों को बता सकते हैं, बड़ा है तो बड़ा होने के बाद बच्चों को बता सकते हैं, जिसमें पीछे वाले छात्र भी उसको देख सके और कुछ समझ सके। सहायक सामग्री कक्षा के आकार के अनुसार होनी चाहिए, अर्थात पूरी कक्षा के छात्र पूर्णतापूर्वक देख सके। सहायक सामग्री पर लिखी बातें, भाग, उनके नाम आदि स्पष्ट लिखे होने चाहिए। सहायक सामग्री का प्रयोग प्रकरण का बिंदु आने पर ही प्रयोग करना चाहिए। बिंदु पूर्ण होने पर सहायक सामग्री टंगों नहीं रहनी चाहिए, इसे उठकर रख देनी चाहिए। सहायक सामग्री के प्रयोग के बाद छात्रों की प्रतिक्रियाओं की ओर ध्यान देना चाहिए। फिर हमने आपको बताया शारीरिक शिक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। हमें सहायक सामग्री से का प्रयोग करके हमें शारीरिक शिक्षा में शिक्षण अधिगम को कैसे सुचारू रूप से बना सकते हैं और दृश्य श्रव्य सामग्री
हमने पढ़ा 10 से सर्वे सामग्री में चलचित्र, नाटक, कठपुतली, टेलीविज़न, इन सभी चीज़ों का को प्रयोग में लाना चाहिए। थैंक यू।